गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि क्लास 10th का जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के सिलेबस को डे बाय डे आपको थोड़ा थोड़ा करके आज से प्रारंभ करने के लिए बोले थे, और मैं आज से डे बाय डे आपको क्लास 10th के सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके आप तक पहुंचाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हूँ, तैयार हूँ। और आप लोग तैयार हो जाइए अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए। नया सत्र 2026-27 जिसमें आपकी परीक्षा नियर अबाउट फरवरी लास्ट डे या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में होती है, 2027 में होगी। तो उसके लिए जो एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज से हम आपको चल रहे हैं बताने। पहले तो आप ये जाने कि ये क्लास 10th के लिए है, और क्लास 10th में आप चाहे यूपी बोर्ड और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। दोनों का ही कंबाइंड बुक जो है वो चलेगी एनसीईआरटी पैटर्न पर। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, ठीक। हाँ, रही बात कि जो माध्यम है वो मैं अभी शुरुआत में हिंदी माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ेंगे, वो कमेंट में बताएंगे, और जब बताएंगे तो उनके लिए अलग से मैं वीडियोज बना के इन इंग्लिश अपलोड करता रहूँगा और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है जो यूपी बोर्ड का, उसको मैं समझा देता हूँ। जो 100 नंबर का 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें हम कहें तो 70 मार्क जो होते हैं, 70 अंक जो होते हैं वो लिखित के होते हैं, और 30 अंक जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के होते हैं। किसके होते हैं? प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं, ठीक। 70 अंक आपके परीक्षा में होते, परीक्षा ली जाती है आपसे लिखित की, और 30 अंक आपके प्रोजेक्ट के लिए होता है। 30 अंकों में 10 अंक आपको पाना अनिवार्य होता है। पास मार्किंग के लिए 10 अंक लाना अनिवार्य होता है। बात अलग है कि विद्यालय में आप अपना प्रोजेक्ट जमा करते हैं तो लगभग 25 से 30 अंक इसमें आपको मिल जाता है, ठीक। रही बात 70 अंकों की डिटेल, तो 70 अंकों की डिटेल में आपको हम बताना चाहेंगे कि 20 अंक का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। और 50 अंक जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ये प्रश्नों का पाठ्यक्रम पर आधारित आपके प्रश्न जैसे जैसे बटे हुए हैं उसको आपको डिटेल है कि 10 इसमें 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिसमें आपको 10 अंक पाना अनिवार्य होता है। ये 70 अंक का पेपर होता है, जिसमें आपको 23 अंक पाना अनिवार्य होता है। अगर आप 23 अंक पाते हैं तभी पास हो पाएंगे। तो 23 10 33 अर्थात 100 अंकों में आप 33 अंक पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये तो रही बात सिर्फ पास होने की, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए, या फिर आप कहें तो अधिकतम अंक लाने के लिए के बारे में आपको सोचना चाहिए। पास तो सभी हो जाते हैं, ठीक। तो आइए हम आगे इसके और बताते हैं कि आपके जो पाठ्यक्रम में चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। अब अगर हम आपको बताएं कि चैप्टर्स के बारे में, तो आपका जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति है।
क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति से लगभग 5 अंक के प्रश्न आते हैं। कितने अंक के? 5 अंक के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। कभी 2 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न, कभी 2 प्रश्न, कभी 1 प्रश्न, ऐसे करके कुल 5 अंकों का आता है। और रही बात दूसरा चैप्टर जो बीज गणित का होता है, बीज गणित का, और बीज गणित से आपको लगभग 18 अंकों का प्रश्न मिलेगा। बीज गणित से आपको 18 अंकों का प्रश्न मिलेगा। अब इस बीज गणित के कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो एक तो जान लीजिए कि जैसे संख्या पद्धति है, तो इसमें आपका जो है वो वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, ठीक। और बीज गणित में आपको क्या क्या मिलेगा, तो बीज गणित में आपको मिलेगा बहुपद, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, और आपको मिलने वाला है द्विघात समीकरण, और फिर समांतर श्रेणी। तो इतने चैप्टर हैं जो आपको बीज गणित में मिलने वाले हैं, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति का। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर आता है? निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति जो है वह 5 अंकों का आता है। निर्देशांक ज्यामिति, और यह 5 अंक का आता है, ठीक। तो निर्देशांक ज्यामिति 5 अंकों का आता है, और इसमें आपका जो चैप्टर है वह रेखा है। चौथा चैप्टर आपका आता है ज्यामिति, और ज्यामिति जो है वो 12 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 12 अंकों का ज्यामिति चैप्टर होता है। इसमें आपका चैप्टर जो आते हैं वो वृत्त आता है, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक। अगला चैप्टर आपका आता है 5वां, और 5वां चैप्टर है त्रिकोणमिति। जो कि त्रिकोणमिति है वह भी 12 अंकों की आती है। 12 अंकों की आती है। इसमें क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात, ऊंचाई और दूरी, ये 2 चैप्टर आते हैं। आपका जो छठा है वो है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति बोलते हैं। और मेंसुरेशन जो है वो 8 अंकों का आता है। मेंसुरेशन में आप पढ़ेंगे घन, घनाभ, घन घनाभ, बेलन, शंकु, घन घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, जिसमें आपका आयतन और क्षेत्रफल होगा, ठीक। और एक अंतिम जो आपका चैप्टर आता है सांख्यिकी, और प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता जो है वो 10 नंबर का होता है, 10 अंक का। और इसमें आपको मिलेगा क्या? माध्यक, बहुलक और प्रायिकता, ठीक। तो ये है आपका, और ये टोटल आपका 70 अंक हो जाएगा।
ठीक, तो ये इस तरीके का आपका पेपर सेट होता है। इसमें अलग अलग चैप्टर्स से संबंधित इतने सारे आप कह लीजिए कि अंकों से आते हैं। ठीक, आइए लेते हैं और आगे के हाँ देखें, अब जो आपका पहला चैप्टर आपकी बुक में मिलेगा वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिनको आप कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं से संबंधित हम पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों से आपको अवगत करा देते हैं कि वास्तविक, देखिए पहले तो हम नंबर्स को पढ़ाएंगे ही, हर एक नंबर से आपका परिचय कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो पहले उन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जानें। जैसा कि कहा जाए, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों, यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हों, तब उनका जो संबंध बनता है एलसीएम और एचसीएफ के साथ में, उसके संदर्भ में यह तथ्य है कि यदि ए कामा बी दो धनात्मक पूर्णांक ए कामा बी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तब आप कह सकते हैं यू नो दैट कि हम ये कहेंगे कि शब्दों में लिखें। देखिए बहुत ही गहराई से, मतलब आपको हर तरीके से समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। शब्दों में लिखेंगे तो कहेंगे प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है म सा पा गुणा ला सा। अब आप कहेंगे, हो सकता है आप लोगों में कई सारे लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि म सा पा क्या होता है और ला सा पा क्या होता है। तो यह जान लें, म सा पा मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो अब देखें, अगर इसको आप ऐसे भी लिखें तो ए गुणा बी बराबर होगा HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी। यह भी आपका एक फार्मूला, वही फार्मूला है, यहाँ शब्दों में लिखा गया है, यहाँ आपके अलजेब्रिक फंक्शन में लिखा गया है, बीजगणितीय तरीकों से लिखा गया है। ठीक, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि HCF क्या है। तो मैं ये बता दूं कि HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, और LCM जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। ठीक, इसी को आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं। और इसको आप लघुत्तम वर्तक कहते हैं। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको आप जरूर नोट कर लेंगे और लेते हैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इरेज कर दे रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात ही गुणनफल, जो सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वही HCF कहलाता है। क्या कहलाता है कि संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होते हैं उसमें जो सबसे छोटी घात होती है वही क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। और सेम उसी का उल्टा, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो होती है
उन सब का गुणनफल कर लें तो वही एलसीएम कहलाता है। आगे आपको मिलेगा कि √2, √3, √5, √7 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको सिद्ध करने को आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपकी परीक्षा में, हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके के आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो श्रृंखला चलेगी उसमें हम आपको प्रश्नों से अवगत कराएंगे। ठीक, तो ये आपका आज का जो पहली क्लास थी, इसमें आपको पाठ्यक्रम का जो परिचय कराया गया, ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के साथ, जहां पर आपको प्रश्नों को सॉल्यूशन देते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक, थैंक यू।